वेलकम बैक टू शॉर्टकट गाइस। हमारा चैप्टर 9 हम कंटिन्यू कर रहे हैं, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो इसका टॉपिक जो आज हम शुरू करेंगे वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। वी हैव डिस्कस्ड द आइडिया दैट द two sexes participating in sexual reproduction must be somewhat different from each other for a number of reasons. How is the sex of a newborn individual determined? Different species use very different strategies for this. हेलो। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमको पता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता है उसके अंदर दो सेक्सेस मेल एंड फीमेल बोथ पार्टिसिपेट करते हैं, और इन दोनों को होना बहुत ही ऐसे रीजंस हैं जिस कारण से इन दोनों का होना ज़रूरी है इसके अंदर। लेकिन एक न्यूबॉर्न जो इंडिविजुअल है उसका सेक्स जो है कैसे डिटरमिन किया जाता है, कैसे पता किया जाता है। डिफरेंट स्पीशीज यूज वेरी डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर दिस। तो अलग अलग जो स्पीशीज हैं वो इसके लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज यूज करती हैं। सम रिलाई इंटायरली ऑन एनवायरमेंटल क्यूज, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। Thus, in some animals, like a few reptiles, the temperature at which fertilized eggs are kept determines whether the animals developing in the egg will be male or female. तो इस कारण से कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, खासकर रेप्टाइल्स की बात की जाए तो वो किस टेम्परेचर पे उनके अंडे रहते हैं। अब किसी जानवर ने, रेप्टाइल ने अंडे दिए और वो किस टेम्परेचर पर हैं, इससे पता लगता है कि उसके अंदर बच्चे जो हैं वो मेल हैं या फीमेल है। तो देखो कुछ जानवर जो ऐसे हैं जो एनवायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। In other animals such as snails, individuals can change sex. अब स्नेल जैसे एनिमल्स जो हैं उसके अंदर इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपना सेक्स चेंज कर सकते हैं, इंडिकेटिंग दैट सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमिन्ड। तो इससे पता लगता है कि जेनेटिकली उसको आप डिटरमिन नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। However, in human beings, the sex of the individual is largely genetically determined. In other words, the genes inherited from our parents decide whether we will be boys or girls. लेकिन ह्यूमन बींग्स की बात की जाए तो जो सेक्स है वो कैसे पता लगता है, वो टोटली डिपेंड करता है जेनेटिकली, कि हमारे पेरेंट्स के ऊपर, कि जो जीन्स हमको मिलेंगे आगे, जो जीन्स हमको मिलेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि जो आने वाला बच्चा हो मेल है या फीमेल है। वो डिपेंड करेगा हमारे पेरेंट्स के जीन्स के ऊपर। But so far we have assumed that similar gene sets are inherited from both parents. If that is the case, how can genetic inheritance determine sex? हमने ये भी देखा कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि जो चाइल्ड बर्थ है, रिप्रोडक्शन के समय जो मेल जीन्स और फीमेल जीन्स दोनों मिलते हैं, तो हमें फिर ऐसे पता किससे लगेगा कि मेल है या फीमेल है बच्चा। उसके लिए The explanation lies in the fact that all human chromosomes are not paired. तो इसका जो उत्तर है वो ये है कि जितने भी ह्यूमन क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर्ड नहीं होते हैं। काफ़ी ऑल ह्यूमन क्रोमोसोम्स आर नॉट पेयर्ड। जितने भी ह्यूमन क्रोमोसोम्स होते हैं, जो हमने पढ़ा था पिछले में भी, तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर्ड नहीं होते, यानी कि पेयर में नहीं होते हैं। मोस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम्स हैव अ मैटरनल एंड अ पैटर्नल कॉपी। तो ज़्यादातर क्रोमोसोम्स जो है उनकी मैटरनल कॉपी होती है या फिर पैटर्नल कॉपी होती है। एंड वी हैव 22 सच पेयर्स। तो हमारे पास क्रोमोसोम्स के जो पेयर होते हैं, ये भी क्लियर हो जाएगा कैसे। 22 पेयर्स होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के? 22। बट वन पेयर कॉल्ड द सेक्स क्रोमोसोम इज ऑड इन नॉट ऑलवेज बीइंग अ परफेक्ट पेयर। वैसे हमारे पास कितने होते हैं? 22 पेयर होते हैं, लेकिन एक पेयर ऐसा होता है जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, वो ऑड रहता है। क्या रहता है? ऑड, यानी कि हमेशा वो परफेक्ट पेयर में नहीं होता है। 22 में से एक ऐसा रहता है जो परफेक्ट पेयर में नहीं पाया जाता है। वुमेन हैव अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स बोथ कॉल्ड एक्स। लेकिन महिलाओं की बात की जाए, ये हमने मेल्स की बात की, महिलाओं के अंदर परफेक्ट पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का, और उन सबको हम कहते हैं एक्स। क्या कहते हैं हम? एक्स, जो कि आप ऊपर देख सकते हैं, पिक्चर के अंदर भी दर्शाया गया है। महिलाओं के पास देख रहे हो ना, फीमेल बनी है जहाँ पर, वहाँ पर एक्स एक्स लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स उनके पास जो क्रोमोसोम का जो पेयर है वो एक्स, यानी कि पेयर परफेक्ट रहता है। बट मैन हैव अ मिसमैच्ड पेयर इन विच वन इज अ नॉर्मल साइज्ड एक्स व्हाइल द अदर इज अ शॉर्ट वन कॉल्ड वाई।
लेकिन मेल्स के अंदर ये जो होता है क्रोमोसोम्स का पेयर, ये प्रॉपर नहीं होता है। एक एक्स है बड़ा और एक वाई है, यानी कि सेम नहीं है, मिसमैच है ये। सो वुमेन आर डबल एक्स while men are XY. Now can we work out what the inheritance pattern of X and Y will be? As 9.6 shows, अब यहाँ पर 9.6 में आप देख रहे हो, इसमें दिखाया गया जैसे कि half the children will be boys and half will be girls. All children will inherit an X chromosome from their mother regardless of whether they are boys or girls. Thus the sex of the children will be determined by what they inherit from their father. A child who inherits an X chromosome from a father will be a girl and one who inherits a Y chromosome from him will be a boy. अब यहाँ पर मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ कि ये लिखा क्या है और इसको कैसे। आप पिक्चर देखेंगे जो 9.6 दी गई है, तो उसमें हमने क्या देखा कि जो मेल है उसके पास दोनों एक X और एक Y है, फीमेल के पास दोनों X हैं। अब जो अनपेयर्ड होता है, क्या होता है? अनपेयर्ड। समझ रहे हो? अनपेयर्ड मतलब अब एक उधर से फादर में से जाएगा, मेल में से एक्स या वाई, और मदर के पास तो दोनों एक्स हैं, ठीक है, तो मदर की तरफ से कौन सा आएगा? वो एक्स ही आएगा, भले ये वाला है भले ये वाला है, वो दोनों एक्स ही हैं, तो इधर से कोई भी आएगा वो एक्स ही आएगा। लेकिन फादर के पास से एक्स आ सकता है और वाई भी आ सकता है, उसका दोनों है, ठीक है। तो अगर फादर के पास से एक्स आता है तो जो बच्चा पैदा होने वाला है वो होगा एक गर्ल। क्या होगी? वो एक गर्ल होगी। अगर फादर की तरफ से क्या आता है? एक्स आता है, तो यानी कि दोनों एक्स होंगे, मतलब गर्ल, क्योंकि मदर का भी एक्स है और फादर की तरफ से भी अगर एक्स आया तो दोनों एक्स दोनों किस में होते हैं? फीमेल में होते हैं, तो वो लड़की होगी। लेकिन अगर मदर की तरफ से तो एक्स ही आना है, वो तो कंफर्म ही है, लेकिन फादर की तरफ से अगर वाई आता है तो वो बच्चा जो है वो क्या होगा? बॉय, मेल होगा। अंडरस्टूड? आई थिंक यू गॉट। माँ के पास जो क्रोमोसोम्स रहते हैं उसके अंदर पेयर जो रहता है उसमें दोनों एक्स होते हैं, लेकिन फादर के पास एक्स और वाई दोनों होते हैं, एक्स वाई दोनों अलग अलग। अब इधर से भले हम इसको ये अगर पार्टिसिपेट करे भले ये वाला करे, लेकिन दोनों एक्स ही हैं, भले कोई भी पार्टिसिपेट करे भले ये, लेकिन इधर से डिपेंड करता है फादर के। मैंने कल भी आपको समझाया था ना कि सेक्स डिटर्मिनेशन है जो सेक्स ऑफ ए चाइल्ड दैट डिपेंड्स ऑन द फादर। अब अगर यहाँ से एक्स जाएगा तो दोनों एक्स हो जाएंगे, तो बन जाएगा गर्ल। लेकिन अगर यहाँ से y जाएगा तो हो जाएगा एक्स वाई, तो बन जाएगा बॉय बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चा जो है उसका सेक्स हमें पता लगता है। एवोल्यूशन की बात करते हैं। वी हैव नोटेड दैट देयर इज एन इनबिल्ट टेंडेंसी टू वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, बोथ बिकॉज ऑफ एरर्स इन डीएनए कॉपी एंड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Let us now look at some consequences this tendency. An illustration, एक एग्जाम्पल दिया, पहले वो पढ़ते हैं हम लोग, देखिए। Consider a group of 12 red beetles. अब कितने बीटल्स? बीटल्स मतलब आपको पता है ना, बग्स आते हैं जैसे, वो 12 हैं। कितने? 12। कौन से कलर के? रेड, जो कि आप देख रहे हैं पिक्चर में। They live, let us assume, in some bushes with green leaves. अब वो कौन सी bushes में रहते हैं? ग्रीन, तो हरे पत्तों में रहेंगे तो ऑब्वियसली वो दिखेंगे ना। Their population will grow by sexual reproduction. अब इनकी पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बढ़ेगी, एंड therefore can generate variation. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज़्यादा होती है, वेरिएशन ज़्यादा होगी, तो इनकी जो पॉपुलेशन बढ़ेगी थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेरिएशन भी जनरेट करेगी। लेट अस इमेजिन ऑल्सो दैट क्रो ईट्स दीज बीटल्स। अब एक कौवा जो है वो इन बीटल्स को खाता है। द मोर बीटल्स द क्रोज ईट, द फ्यूअर बीटल्स आर अवेलेबल टू रिप्रोड्यूस। अब जितने ज़्यादा वो बीटल्स को खा लेगा कौवा जितने कीड़े खा लेगा उतने कम कीड़े बचेंगे रिप्रोडक्शन करने के लिए। अब कीड़े ज़्यादा खाएगा तो ऑब्वियसली वो कम बचेंगे रिप्रोडक्शन के लिए। नाउ लेट अस थिंक अबाउट सम डिफरेंट सिचुएशन दैट कैन डेवलप इन दिस बीटल पॉपुलेशन। अब एक और सिचुएशन यहाँ बता रखी है इन्होंने। इन द फर्स्ट सिचुएशन अ कलर वेरिएशन अराइजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन सो दैट देयर इज वन बीटल दैट इज ग्रीन इन कलर इंस्टेड ऑफ रेड। अब पहला जो पिक्चर आप देख रहे हो उसमें एक ग्रीन दिख रहा होगा, एक बीटल आपको ग्रीन बीटल है ना उसमें हरे रंग का। अब समझो रिप्रोडक्शन के दौरान पहला वेरिएशन ये मिला कि एक ग्रीन बीटल पैदा हुआ वहाँ पर। दिस बीटल मोर ओवर कैन पास द कलर ऑन टू इट्स प्रोजेनी। अब ये जो ग्रीन है इसकी वजह से इसके जो बच्चे आगे जो होने वाले हैं उनके ऊपर भी तो वेरिएशन और आ सकती है, यानी कि वो भी ग्रीन हो सकते हैं। अभी तक तो रेड थे सारे, वो ग्रीन हो सकते हैं। सो दैट ऑल इट्स प्रोजेनी बीटल्स आर ग्रीन।
crow cannot see green colored beetles on the green leaves of the bushes and therefore cannot eat them. अब हमने देखा, आप पहली पिक्चर ऊपर वाला जो देख रहे हैं उसमें क्या देखा, पहले वाले में रेड थे सारे और एक ग्रीन था। अब उस ग्रीन की वजह से दूसरे प्रोजेनी जो है उसमें लगभग आधे से ज़्यादा ग्रीन हो गए, तीसरे में और ज़्यादा ग्रीन हो गए और चौथे में सारे ही ग्रीन हो गए। तो चौथा जो ये प्रोजेनी बनेगी F4 बनेगी, जिसको हम F4 लिख सकते हैं। आपको पता है ना F1 F2 F3 F4 था, तो समझो कि ये 4th जनरेशन आई इनकी। तो इसमें जो ग्रीन बीटल्स हैं, अब वो हरे पत्तों के ऊपर ग्रीन बीटल्स दिखेंगे कौवे को? नहीं दिखेंगे। तो कौवा उनको खा पाएगा? नहीं खा पाएगा, क्योंकि ग्रीन पे नहीं दिखते हैं ऑब्वियसली। What happens then? The progeny of green beetles is not eaten while the progeny of red beetles continues to be eaten. As a result, there are more and more green beetles than red ones in the beetle population. तो क्या होगा, अब ग्रीन बीटल्स हैं वो तो दिख ही नहीं रहे कौवे को, तो कौवा उनको नहीं खा पाएगा, तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। लेकिन रेड पॉपुलेशन जो है वो दिखती है कौवे को, तो कौवा उनको खाता रहेगा और धीरे धीरे वो तो लगभग समझो कि एंड पे होने वाले हो जाएंगे। ये पहली सिचुएशन बताएगी वो खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, वेरिएशन हो गया। अभी रेड थे लेकिन अभी तो ग्रीन, अभी रेड वाले खत्म हो गए। भी हमें कोई बोलेगा भी रेड बीटल्स थे, हम तो नहीं मानेंगे क्योंकि हमने तो ग्रीन ही देखे, लेकिन थे, हो सकता है होंगे, ठीक है। जिसने रेड भी देखे थे उसने ग्रीन भी देखे, उसको लगेगा भी दोनों होते हैं, ठीक है, उसके लिए। तो लेकिन ये क्या है, वेरिएशन। सेकेंड सिचुएशन बताइए, अगेन अ कलर वेरिएशन अराइजेज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन बट नाउ इट रिजल्ट्स इन अ बीटल दैट इज ब्लू इन कलर इंस्टेड ऑफ रेड. This beetle can also pass the color to its progeny so that all its progeny beetles are blue. Crow can see blue colored beetles in green leaves of the bushes as well as they can see red ones and therefore can eat them. What happens initially in the population? As it expands, there are a few blue beetles but most are red. But at this point, an elephant comes by and stamps on the bush where the beetles live. This kills most of the beetles. By chance, the few beetles that have survived are mostly blue. The beetle population slowly expands now, but now the beetles in the population are mostly blue. अब एक और सिचुएशन दी गई, दूसरा आप देख रहे हो ना, एक और सिचुएशन दी गई, देखो। अब रेड थे सारे, ये पहली सिचुएशन हमने पढ़ी ऊपर। अब ये जो हम दूसरी नीचे देख रहे हैं, दिस इज द सेकंड सिचुएशन। उसके नीचे लाइन में देखोगे, आप देखोगे ना सारे रेड हैं। अब रेड के अंदर एक ब्लू हुआ, वेरिएशन आई, ब्लू के बाद थोड़े ब्लू हुए, ठीक है। अब आपको पता है कौवा जो है उसको रेड भी दिखेगा और ब्लू भी दिखेगा पत्ते के ऊपर, तो कौवा दोनों को खा रहा है, ठीक है। लेकिन रेड की पॉपुलेशन ज़्यादा है पहले से और ब्लू तो वेरिएशन शो कर रहे हैं। ब्लू समझो कि 10 हुए तो 10 में से 4 को कौवा खा गया, फिर 6 बचे, 6 में से 12 हुए, 12 में से 8 को खा गया, यानी कि अपनी मर्जी से हो। तो अब एक दिन वहाँ पर एक हाथी आया और हाथी ने अपने पाँव से उसको कुचल दिया। अब कुचलने के बाद क्या हुआ, लगभग बीटल्स मोस्टली मर गए और थोड़े बहुत जो बीटल्स बचे थे वो बचे थे सिर्फ ब्लू। आप देख रहे हो ना पिक्चर में, हाथी का पैर बना है, उसके बाद बता रखा है कि सिर्फ 3 बीटल बचे ब्लू। अब ब्लू से रिप्रोडक्शन के द्वारा वो पूरी पॉपुलेशन कैसी हो गई, ब्लू, कलर चेंज हो गया ना। तो ये भी सिचुएशन हो सकती है। It is obvious that in both situations, what started out as a rare variation come to be common characteristics in the population. In other words, the frequency of an inherited trait change over generations. Since genes control traits, we can say that the frequency of certain genes in a population changed over generations. We can say that the frequency of a certain genes in a population changed over generations. This is the essence of the idea of evolution. अब हमने देखा कि किस प्रकार से एक छोटी सी वेरिएशन थी, वैसे देखा मतलब वेरिएशन जो हुई थी 100 की पॉपुलेशन थी, लेकिन 100 में से एक ही ग्रीन था या ब्लू था। लेकिन आगे हमने क्या देखा कि सारे ग्रीन हो गए और सारे ब्लू हो गए। तो इससे हमको पता लगता है कि किस प्रकार से एवोल्यूशन होती है, कि भी एक ब्लू पैदा हुआ, फिर ब्लू से कैसे अंत में सारे ब्लू हो गए। तो इसको कहा जाता है एवोल्यूशन। एक जनरेशन थी जो वो जब फाइनल जनरेशन तक पहुंची तो कुछ जो उसके जीन्स थे, उस जीन्स के कारण वो टोटली चेंज हो चुकी है। बट देयर आर इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस टू इन द टू सिचुएशंस। इन द फर्स्ट केस द वेरिएशन became common because of it gave a survival advantage. In other words, it was naturally selected. We can see that the natural selection is exerted by the crows. The more crows there are, the more red beetles would be eaten and the more proportion of green beetles in the population would be. Thus, natural selection is directing evolution in the beetle population. It results in adaptations in the beetle population to fit their environment better. अब
ये जो वेरिएशन है इसके लिए भी दो चीज़ें इन्होंने बताई, जो एवोल्यूशन हुई ना ग्रीन और ब्लू वाली। अब इसमें इन्होंने दो चीज़ें क्या बताई, पहले ये बताई है कि जो ग्रीन से ब्लू हुए, वो सॉरी ब्लू से ग्रीन हुए, पहले रेड थे, रेड से ग्रीन हुए, पहले केस के अंदर अगर हम बात करें तो रेड से वो ग्रीन हुए थे। तो रेड से ग्रीन होने से उनको फ़ायदा क्या हुआ, एडवांटेज ये हुआ कि वो सर्वाइव कर पाए। अगर समझो कि वो रेड ही रहते, उनका कलर चेंज नहीं होता, तो क्या बीटल बचते? बीटल तो खत्म हो जाते, कौवा सबको खा जाता। लेकिन वो रेड से ग्रीन हुए, ग्रीन होने के बाद वो बच गए, वो सर्वाइव कर पाए ना सर्वाइव। तो इसको कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि ये नेचर ने उनको पावर दी है, या नेचुरली ऐसा हुआ कि वो रेड से ग्रीन हो गए और वो बच गए। अगर वो रेड ही रहते तो शायद वो एक भी नहीं बच पाता। इसको कहा जाता है नेचुरल एवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन। और इसका फ़ायदा ये है कि कोई भी जो स्पीशीज़ है वो अपने आप को बचाए रख पाती है। जैसे कि आप छोटे प्राणियों की बात करो, आपको पता है चमेलियन जो हम बोलते हैं, चमेलियन जो है वो कलर चेंज करता है। उसका कलर चेंजिंग जो कैपेसिटी है वो एक तरह से उसको सर्वाइव करने में मदद करती है। वरना चमेलियन होता कितना, इतना सा तो होता है बेचारा, और वो खतरनाक नहीं है बिल्कुल भी कुछ नहीं करता है, वो बहुत ही शांत ऐसा प्राणी है। लेकिन अगर तुम सोचो कि उसके पास कलर चेंजिंग कैपेसिटी ना हो तो कोई भी जानवर, उसको कौवा आएगा चोंच मार के खा के निकल लेगा। लेकिन उसकी कलर चेंजिंग कैपेसिटी की वजह से वो बच जाता है, सर्वाइव कर पाता है। अगर उसकी कलर चेंजिंग कैपेसिटी ना हो तो मर जाएगा। बहुत सारे कीड़े ऐसे हैं जो पत्तों के ऊपर होते हैं, ग्रीन कलर के, हमको दिखते ही नहीं है, फिर एकदम से नजर पड़ती है, अरे भाई ये तो कीड़ा है यार। ग्रास ऊपर जैसा होता है ग्रीन कलर का, तो ग्रास ऊपर कितना सा होता है बेचारा, इतना सा होता है, क्या करेगा किसी को? उसको तो छोटे मोटे जो प्राणी वो खा जाएंगे आगे, कोई भी खा जाएगा उसको आगे। लेकिन वो ग्रीन कलर का होता है तो उसको मतलब नेचुरली कलर में ग्रीन घास में होता है, ग्रीन पौधों के ऊपर दिखता नहीं है, तो बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट सिचुएशन हमने देखी, तो वहाँ पर एवोल्यूशन जो थी वो नेचुरली हुई कि वो जो प्राणी थे वो बीटल्स थे, वो बच पाए इसलिए, उनके सर्वाइवल के लिए। दूसरा केस क्या है, इन द सेकेंड सिचुएशन द कलर चेंज गेव नो सर्वाइवल एडवांटेज। लेकिन सेकंड के अंदर हमने देखा कि वो ब्लू हुए थे, रेड से कौन सा कलर हुआ था उनका, ब्लू। लेकिन उसमें सर्वाइवल एडवांटेज तो नहीं मिला ना उनको, सर्वाइवल मतलब जीवित रहने के लिए उनको कुछ फायदा तो नहीं मिला, क्योंकि कौवा रेड को भी खा रहा था, ब्लू को भी खा रहा था, ब्लू को भी खाया उसने। Instead, it was simply a matter of accidental survival of beetles of one color that changed the common characteristic of the resultant population. The elephant would not have caused such major havoc in the beetle population if the beetle population had been very large. So, accidents in small population can change the frequency of some genes in a population, even if they give no survival advantage. This is the notion of genetic drift, which provides diversity without any adaptations. इसको कहा जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब देखो, पहले केस में हमने देखा बीटल्स ग्रीन हुई, वो नेचुरली हुई और उससे वो सर्वाइव करने लगी, उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी, दैट वाज नेचुरल और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था उनका। लेकिन दूसरे में देखा रेड से ब्लू हो गई, लेकिन ब्लू होने से क्या उनको फायदा मिला कुछ? कौवे ने उनको छोड़ा खाना, कौवा तो खाता रहा उनको, ठीक है। लेकिन पॉपुलेशन उनकी जो थी वो कैसी हो गई, एक तो छोटी पॉपुलेशन थी, कम पॉपुलेशन थी, फिर हाथी ने आके उनके ऊपर पांव रखा तो सब मर गए, और बचे जो 2010 थे, उन 2010 से रिप्रोडक्शन के द्वारा उनकी पॉपुलेशन पूरी ब्लू हो गई। ठीक है, तो इसको कहा जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, कि ग्रीन रेड थे लेकिन अभी ब्लू बचे हैं। लेकिन ये एक्सीडेंटल हुआ, क्या हुआ ये एक्सीडेंटल, ये जानबूझ के तो नहीं हुआ, इससे उन बीटल्स को कुछ फायदा भी नहीं मिला, तो इसको हम एक्सीडेंटल बोलेंगे, एक्सीडेंटल सर्वाइवल। ठीक है, तो इस तरीके से जो आज प्राणी हमारे सामने है ना, वो सारे प्राणी हम अगर कहें कि भाई ये सारे प्राणी ऐसे ही थे, नहीं, हमेशा ऐसे ही थे नहीं। कुछ प्राणियों ने अडेप्टेशन किया नेचुरली अपने आप को बचाने के लिए, सर्वाइवल के लिए, और कुछ प्राणी ऐसे थे जो एक्सीडेंटल सर्वाइवल में भी बदल गए। जैसे कि हम देखते हैं, एक कॉमन चीज़ देखो ना तुम लोग, डायनासोर्स तो देखे हैं तुम लोगों ने मूवीज़ के अंदर, वैसे तो मैंने भी नहीं देखे भाई, हाँ बोल रहे ना, डायनासोर तो किसी ने नहीं देखे, इस पृथ्वी पे किसी ने नहीं देखे होंगे, क्योंकि जितने लोग अगर आज से हजारों लाखों साल पहले देखे तो तब का आदमी तो आज जिंदा होगा ही नहीं, कोई व्यक्ति है ही नहीं। तो हम कहें तो डायनासोर, लेकिन उसकी जो हड्डियां हमको मिली तो उससे एक ढांचा तो पता लगा ना कैसा दिखता था, हमने बनाया वो 3D पिक्चर्स, तभी तो मूवीज देखते हैं हम, पता लगा ना हमको। अब उसको आप देखते हो तो क्या आप डायनासोर को देखते हो और क्रोकोडाइल को देखते हो एक जैसे नहीं लगते? मगरमच्छ बड़ा देखो, मगरमच्छ की बॉडी और उसकी बॉडी एक जैसी नहीं लगती? लगती है। मगरमच्छ की और छिपकली की बॉडी एक जैसी नहीं लगती है?
लगती है ना। चैमिलियन देख लो, कोमोडो ड्रैगन आता है, बहुत बड़ा सा छिपकली आती है जो लिजार्ड चलती है ज़मीन के ऊपर, वो मॉनिटर लिजार्ड जैसी होती है। कोमोडो ड्रैगन आता है बहुत बड़ा बड़ा। तो ये सब चीज़ें देख कर हमको ऐसा लगता है कि ये तो डायनासोर के वंशज ही होंगे, बट ड्यू टू एवोल्यूशन यानी कि थोड़े थोड़े चेंजेस के कारण शायद वो ऐसे हो गए। ठीक है, नाउ कंसिडर थर्ड सिचुएशन। अब तीसरी सिचुएशन में, इन दिस as beetle population begins to expand, the bushes start suffering from a plant disease. The amount of leaf material for the beetles is reduced. The beetles are poorly nourished. As a result, the average weight of adult beetles decrease from what it used to be when leaves were bred. But there is no genetic change occurring. After few years, a few beetle generations of such scarcity, the plant disease is eliminated. There is a lot of leaf food. At this time, what would we expect the weight of the beetles to be? अब तीसरी सिचुएशन इन्होंने बताई है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो वही पिक्चर है ऊपर। अब हमने देखा तीसरी सिचुएशन में हमने क्या देखा, ऊपर ही जो आपकी अब लाल बीटल्स थे। ठीक है, अब यहाँ पर सिचुएशन ये बताई गई कि उनके पास खाने की कमी हो गई। पत्ते जो थे जिस बुशेस पर रहते थे, उन पत्तों को बीमारी लग गई और पत्ते सूखने लगे, सड़ गए, जिस कारण से इनको खाना कम मिलने लगा। और खाना कम मिलने लगा तो कैसे हो जाएंगे खाने के बिना आदमी, थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो आप पिक्चर में देख सकते हो पतले हो गए, सब हो गए ना। लेकिन अब धीरे धीरे उसमें बहुत सारे मर गए होंगे, या काफ़ी समय के बाद वो फिर से जब खाना प्रॉपरली, वो जो पत्ते थे उनको जब बीमारी से उबर गए, बीमारियां खत्म हो गई किसी तरीके समझ लो, तो उनको फिर से खाना प्रॉपर मिलने लगा, वो फिर से नॉर्मल साइज में आ गए ना फाइनल स्टेज में। पिक्चर में दिया हुआ, पहली पिक्चर में बड़े थे, दूसरे में छोटे, तीसरे में छोटे, लेकिन चौथे में फिर सेम हो गए, तो चौथे में वो फिर से बड़े हो जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने उनको बीच में देखा होगा वो बोलेंगे यार ये तो छोटे छोटे होते हैं, जिन्होंने पहले में देखा था वो बोलते हैं बड़े होंगे, लेकिन जिसने फाइनली देखा वो भी उसको देखेगा भी ये तो बड़े हो गए। यानी कि ऐसी केसेस भी होते हैं कि बॉडी साइज की बात करें, बॉडी साइज इस प्रकार से भी छोटा बड़ा हो सकता है। एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स की बात करते हैं। We discussed the idea that the germ cells of sexually reproducing population are made in specialized reproductive tissue. If the weight of the beetle is reduced because of starvation, that will not change the DNA of the germ cell. Therefore, low weight is not a trait that can be inherited by the progeny of a starving beetle. Therefore, even if some generations of beetles are low in weight because of starvation, that is not an example of evolution, since the change is not inherited over generations. Change in non-reproductive tissues cannot be passed from the DNA of the germ cell. Therefore, the experiences of an individual during its lifetime cannot be passed on to its progeny and cannot direct evolution. अब तो लास्ट एग्जाम्पल जो हमने देखा इन बग्स वाला, अब हुआ क्या था, ये जो रेड बग्स थे, लाल जो कीड़े थे, ये लाल कीड़े पहले इनको खाना मिलना कम हुआ तो ये पतले हो गए, तो पतले हो गए। अब पतले आदमी का बच्चा पतला ही होगा, क्या कभी मोटा नहीं हो सकता? तो वो जीन्स तो नहीं, जेनेटिक तो नहीं है ना। और कोई जरूरी तो नहीं है कि कोई बंदा भी बहुत ही बॉडी से कम, उसका वजन 20 किलो 50 किलो है, उसके बच्चे का वजन भी 1 किलो ही होगा, या वो बड़ा होगा तो 2.5 किलो का ही रहेगा। उम्र के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। अब बच्चा जब पैदा होता है, हमारे यहाँ पे नॉर्मल बच्चे का वजन 2.5 से 3 किलो होता है, 3 kg अप्रोक्स होता है। तो कोई बच्चा अगर 2 किलो का पैदा हुआ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमेशा पतला ही रहेगा। अब किसी भी बच्चे को देख लेना, तुम्हारे आजू बाजू देख लो, वो धीरे धीरे खाना पीना अच्छा मिलेगा तो ग्रो होगा। और कई लोग ऐसे होते हैं बचपन से बहुत मोटे होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो डीएनए जो रहता है सारा कुछ डिपेंड तो उसके ऊपर करता है। अब पतले आदमी का डीएनए क्या अलग होता है? डीएनए क्या है? उसकी इंफॉर्मेशन है, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन का वेट से कुछ लेना देना होता है? इंफॉर्मेशन का वेट से कुछ लेना देना होता है? नहीं होता है। तो इस तरीके से कहा गया है यहाँ पर कि जर्म सेल्स जो हैं दैट विल नॉट चेंज द डीएनए ऑफ द जर्म सेल। तो जर्म सेल का जो डीएनए होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका, वो तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर जो बीटल पॉपुलेशन थी वो एक्सटर्नली यानी कि खाने के अभाव के कारण पतली हुई थी, बाकी उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं मिलेगी अपने को। इट इज़ द सेम जनरेशन ओनली है, वही बीटल्स हैं, बस फर्क क्या पड़ा कि वो पतले थे क्योंकि खाना नहीं मिल रहा था। लास्ट में उनको जब खाना प्रॉपर मिलने लगा वो फिर से सेम हो गया। लेकिन इससे जेनेटिकली हम बोलें तो जो उनकी कमिंग जनरेशन्स रहेंगी, उनकी जो प्रोजेनी रहेगी, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात? Consider another example of how an individual cannot pass on its progeny the experience of its lifetime. अब एक्चुअल में क्या हुआ, उनको खाने की कमी हुई, ये उनके जीवन का एक
एक्सपीरियंस रहा कि भाई हमें इस समय पे खाने की कमी थी, खाना कम मिला, तो वो चीज़ तो पास नहीं कर सकते ना। तो वैसे ही हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी जो घटनाएं होती हैं, बहुत सारे जो एक्सपीरियंस, वो हम अपने बच्चों को थोड़ी पास कर सकते हैं। जेनेटिकली तो नहीं कर सकते, बता जरूर सकते हैं, जेनेटिकली तो नहीं कर सकते। अब तुम्हारे माता पिता जो गाँव में रहते थे, तो उनको भी बहुत सारी परेशानियां गांव में हुई होगी, तभी वो शहर में आए, फिर किया कि आते ही यहाँ पर कलेक्टर बन गए थे। सब नहीं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। उससे तुम्हारी सेहत पे क्या प्रभाव पड़ा? जीन्स पे कोई प्रभाव पड़ा? कुछ नहीं। ठीक है, वो एक्सपीरियंस से कुछ नहीं। एक और एग्जांपल दिया गया है, इफ वी ब्रीड अ ग्रुप ऑफ माइस ऑल देयर progeny will have tails as expected. Now if the tails of these mice are removed by surgery in each generation, do these tailless mice have tailless progeny? The answer is no, and it makes sense because removal of the tail cannot change the genes of the germ cell of the mice. ये एग्जांपल से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। हमने चूहे लिए कुछ, उन चूहों को सर्जरी कर दी उनकी, और उनकी पूंछें काट दी। क्या काट दी? पूंछ, टेल काट दी उनकी। ठीक है, चूहे की टेल हमने काटी, नेचुरली कट गई, मतलब वो पैदा ही बिना टेल के हुआ था, हमने काटी, हम लोगों ने काटी सर्जरी के द्वारा, हमने सर्जरी से उसकी टेल्स काट दी। ठीक है, अब जब उनके बच्चे पैदा होंगे, क्या बिना पूंछ के होंगे? नहीं, वो तो पूंछ वाले ही होंगे, चूहे की तो पूंछ होती है। लेकिन वो हमने नेचुरली नहीं, हम लोगों ने उसको छेड़छाड़ की थी, यानी कि हम लोगों ने उसकी सर्जरी के द्वारा ऐसा किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो चेंजेस आते हैं, उनका जो है डीएनए के अंदर कोई बदलाव नहीं आता है उससे, तो कोई वेरिएशन शो नहीं करते हैं कमिंग जनरेशन वाले जो प्रोजेनीज हैं आगे वाली, वो कोई चेंज वहाँ पर शो नहीं करेंगे। ये एक नेचुरल चेंज नहीं है, ये आर्टिफिशियल चेंज है जिसे हमने जानबूझ के करा है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हो, किसी बंदे का एक्सीडेंट हो गया, उसका पाँव टूट गया, एक्सीडेंट की वजह से, है, तो उसका जब बच्चा पैदा हुआ बिना पाँव का होगा? नहीं, क्योंकि जीन्स में थोड़ी चेंज हुआ है कुछ भी, तो वहाँ पर जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं हुआ है। बोलिए। ये भोपाल गैस में, जब भोपाल गैस में थे ना, भोपाल गैस, This is the reason why the ideas of heredity and genetics we have discussed earlier are so essential for understanding evolution. Even Charles Darwin, who came up with the idea of evolution of species by natural selection in the 19th century, could not work out the mechanism. It is ironic that he could have done so if he had seen the significance of the experiments his Austrian contemporary Gregor Mendel was doing. But then Mendel too did not notice Darwin's work as relevant to his. तो उस समय जैसे डार्विन भी कुछ, जिन्होंने स्पीशीज के बारे में बताया था, एवोल्यूशन के बारे में बताया था, एवोल्यूशन स्पीशीज के बारे में, और मेंडल्स जो थे वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो अगर इन दोनों ने एक दूसरे के काम को देखा होता तो शायद ये और आगे अपने वर्क को ले जा सकते थे। अब हम पढ़ेंगे स्पीसिएशन के बारे में। स्पीसिएशन क्या होता है? What we have seen so far is microevolution. That means that the changes are small even though they are significant. Also, they simply change the common characteristics of a particular species. But this does not properly explain as to how new species come into existence. That can be said to have happened only if this group of beetles we are thinking about splits into two populations that cannot reproduce with each other. When this happens, they can be called two independent species. So, can we extend the reasoning we have used above to explain such species? Consider what would happen if the bushes of the beetles feed on are spread widely over a mountain range. The beetle population becomes very large as a result. But individual beetles feed mostly on a few nearby bushes throughout their lifetime. They do not travel far. So, in this huge population of beetles, there will be subpopulations in neighborhoods. Since male and female beetles have to meet for reproduction to happen, most reproduction will be within their subpopulations. Of course, an occasional adventurous beetle might go from one side to another, or a beetle is picked up by a crow from one side and dropped in the other side without being eaten. In either case, the migrant beetle will reproduce with the local population. This will result in the genes of the migrant beetle entering a new population. This kind of gene flow is bound to happen between populations that are partly but not completely separated. If, however, between such subpopulations a large river comes into existence, the two populations will be further isolated. The level of gene flow between them will decrease even further. Over generations, genetic drift will accumulate different changes in each subpopulation. Also, natural selection
may also operate differently in these different geographical location. Thus, for example, in the territory of one subpopulation, crows are eliminated by eagles, but this does not happen for the other subpopulation, where crow number are very high. As a result, the green variation will be selected at the first site, while it will be strongly selected at the second. Together, the process of genetic drift and natural selection will result in these two isolated subpopulations of beetles becoming more and more different from each other. Eventually, members of these two groups will be incapable of reproducing with each other even if they happen to meet. There can be a number of ways by which this can happen. If the DNA changes are severe enough, such a change in the number of chromosomes, eventually the germ cells of the two groups cannot fuse with each other, or a new variation emerges in which green females will not mate with red males but only with green males. This allows very strong natural selection for greenless. Now, if such a green female beetle meets a red male from the other group, her behavior will ensure that there is no reproduction between them. Effectively, new species of beetles are being generated. अब यहाँ पर क्या कहा गया? स्पीशीशन. अब हमने पढ़ा था कि भी वो एक जगह पर झाड़ियों में रह रही हैं बीटल्स, लेकिन अगर ऐसा हो कि ये झाड़ियाँ जो है ये पहाड़ों तक फैली, बहुत दूर पहाड़ तक, दूर मतलब काफ़ी दूर गैप डिस्टेंस हो गया, अब वहाँ पे भी कुछ बीटल्स रहती हैं, तो वहाँ पे खाना पीना उनको ज़्यादा अच्छा मिलता है, शायद वातावरण अच्छा है, और यहाँ पे थोड़ा कम मिलता है. यहाँ पे उनको क्रो ज़्यादा खाते हैं, वहाँ पे थोड़ा कम खाते हैं, किसी भी हिसाब से लो. तो वहाँ पर जो स्पीशीज होगी, यानी कि वहाँ पे जो बीटल्स हैं वो कैसे होंगी? वो बीटल्स जो हैं वो इनसे धीरे धीरे अलग होने लग जाएंगी. यानी कि है तो वो एक ही प्रजाति, लेकिन वो अलग रह रही है और ये अलग रह रही है, उनके बीच में गैप बहुत है, बहुत गैप दूर है काफ़ी. ठीक है, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे उनकी जो लाइफस्टाइल सब कुछ समझो भी अलग होने लगेगा, वो अलग तरीके से होने लगे, रहने लगे, लेकिन ये वाले अलग रहने लगे. अब वो जो रिप्रोडक्शन करेंगे वो वहीं पे करेंगे, यानी कि वहीं पर वो जो बीटल्स हैं पहाड़ों में रहती है, माउंटेन्स में, वो एक दूसरे के साथ मीटिंग करेंगे और वही उनके बच्चे पैदा होंगे. ठीक है, तो वो पॉपुलेशन वहाँ बढ़ेगी. यहाँ वाले जो है यहाँ करते रहेंगे रिप्रोडक्शन और यहीं उनके बच्चे बढ़ते रहेंगे. ठीक है, अब है वो दोनों एक ही प्रजाति के, वो आपस में भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन उनका गैप इतना ज़्यादा है कि वो एक दूसरे के पास नहीं जा सकते. ठीक है, अब ये जो है ये इतनी दूर जाके कोई बीटल जाना ही नहीं चाहते, लेकिन कोई एडवेंचरस बीटल बोला गया कि किसी का मन हो तो कोई होता है भी घूमने फिरने वाला, तो इनमें से एक बीटल उड़ता उड़ता इधर उधर घूमता फिरता कई दिनों में वहाँ पहुँच गया, और वहाँ पहुँच गया फिर वो वहाँ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, तब वहाँ पर उसके बच्चे पैदा होंगे. लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि कोई कौवे ने किसी बीटल को उठाया खाने के लिए और वो उड़ के वहाँ पहाड़ी की तरफ गया और वहाँ उसकी चोंच से वो छूट गया या गिर गया या गिरा दिया उसने, तो वो बीटल वहाँ गया, तो दूसरे बीटल्स वहाँ गए थे, उन्होंने उससे रिप्रोड्यूस किया. ठीक है, तो ही हो सकता है. अब कुछ केसेस में ये भी होता है कि ये तो चलो रिप्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन ये समय अगर बढ़ता जाए, कई समय निकल जाए, बहुत समय निकल जाए कि वो इधर नहीं आए और ये वहाँ नहीं जाए, तो इस तरीके से वेरिएशन के कारण दोनों जो स्पीशीज हैं दोनों जो है वो अलग अलग होते जाएंगे, धीरे धीरे अलग अलग होते हैं, धीरे धीरे चेंज इतना ज़्यादा आ जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे. जैसे कि एक नदी है, उस नदी के इस तरफ बीटल्स हैं और इस तरफ भी बीटल्स हैं. ठीक है, अब इस तरफ के बीटल्स हैं, नदी मतलब काफ़ी बड़ी है, तो नदी के पार जाना तो पॉसिबल ही नहीं है, बहुत मुश्किल है, नदी के पार कैसे जाए बंदा, बहुत बड़ी नदी. अब उस तरफ के जो बीटल्स हैं वो धीरे धीरे अपने तरीके से खा पी रहे हैं, जो भी है उनका मतलब चेंजेस आ रहे हैं उनके अंदर, और इधर वालों के अंदर आ रहे हैं. तो कई सालों के बाद, सैकड़ों सालों के बाद जब वो अगर कभी मिलते भी हैं तो उनके जीन्स उनको अलाउ ही नहीं करेंगे. अगर एक बीटल के जर्म सेल और दूसरे बीटल के जर्म सेल वो फ्यूज ही नहीं होंगे, वो एक नया जो जाइगोट है वो बनाएंगे ही नहीं, नया एक जो बच्चा है उसमें से बनेगा नहीं, क्योंकि उन दोनों के सेल्स जो है वो फ्यूज ही नहीं होंगे, क्योंकि वो दोनों एक अलग अलग स्पीशीज बन चुके हैं. एक तरह से देखा जाए स्पीशीज वही होंगी एक ही, लेकिन उनकी पॉपुलेशन के अंदर इतना ज़्यादा गैप आ चुका होगा कि वो भी ऐसा नहीं कर पाएंगे. तो इस तरीके से हमें नई नई स्पीशीज जो वेरिएशन आ जाएगी इतनी ज़्यादा, तो ऐसे भी हमको देखने को मिलती है. एवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा. बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल्स वी कैन वर्क आउट द रेवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ द स्पीशीज वी सी अराउंड. It is a sort of going backward in time. We can do this by identifying hierarchies of
characteristics between species. In order to understand this process, let us think back to discussion on the classification of organisms in class 9. Similarities among organisms will allow us to group them and then study the groups. For this, which characteristics decide more fundamental differences among organisms and which ones decide less fundamental, less basic differences? What is meant by characteristics anyway? Characteristics are the details of appearance or behavior. In other words, a particular form or a particular function. That we have 4 limbs is thus a characteristic. That plants can do photosynthesis is also a characteristic. Some basic characteristics will be shared by most organisms. The cell is the basic unit of life in all organisms. The characteristics in the next level of classification would be shared by most, but not all organisms. Basic characteristics of cell design that differ among different organisms is whether the cell has a nucleus. Bacterial cells don't have, while the cells of most other organisms do. अब सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि क्लासिफिकेशन, एवोल्यूशन के लिए क्लासिफिकेशन की बात। क्लासिफिकेशन मतलब बांटना। क्लासिफिकेशन का मतलब टेबल के अंदर समझो कि ग्रुप बना लिया और उसके अंदर अलग अलग हमने डाल दिया। अब क्लासिफिकेशन के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे पता लगेंगे? अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, इंसानों के 4 लिम्स होते हैं, 2 पैर 2 हाथ होते हैं। जानवरों के भी 4 होते हैं, ऐसे बोले तो ठीक है, लिम्स होते हैं। तो उनको उस आधार पे वो एक कैरेक्टरिस्टिक हुआ, उसके आधार पे हम बांट सकते हैं। पहले 4 पैर वालों को सबको एक ग्रुप में ले लो, फिर और कैरेक्टर लाओ कुछ और डिफरेंट, फिर उसमें देखो भी कितनों के पास ये है, फिर उसको उस ग्रुप में रखो। फिर एक और कैरेक्टर, फिर देखो भी कितनों के पास ये है, फिर उस हिसाब से किया जाता है उनको क्लास में। एग्जाम्पल दिया गया जैसे यहाँ पर कि बैक्टीरिया, पहले तो हमने देखा भी एक होते हैं यूनिसेल्युलर, एक होते हैं मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर वो जो एक सेल से बने होते हैं, मल्टीसेल्युलर वो जो ज़्यादा सेल से बने होते हैं। तो 2 ग्रुप हो गए इनके, ठीक है। अब उसमें भी देखो बैक्टीरियल सेल्स डोंट while the cells of most organisms do. अब इसमें बोला गया है कि a basic character of cell design that differs among different organisms whether the cell has a nucleus or not. अब न्यूक्लियस है कि नहीं, सेल तो आपको पता ही, सेल तो होता ही सबके पास। अब उस सेल के अंदर न्यूक्लियस है कि नहीं? बैक्टीरियल सेल्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन बाकी ऑर्गेनिजम्स का न्यूक्लियस होता है। तो ये ग्रुप बन गए 2। Among organisms with nucleated cells, which ones are unicellular, which ones are multicellular? अब न्यूक्लिएटेड सेल यानी कि न्यूक्लियस वाले सेल वाले जो हैं उसमें भी यूनिसेलुलर कौन से और मल्टीसेलुलर कौन से? That property marks a very basic difference in body design because of specialization of cell types and tissues among multicellular organisms. Whether they can undertake photosynthesis or not will provide the next level of classification. अब देखो हमने देखा यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, ठीक है। पहले हमने देखा कि सेल वाले हैं उसमें न्यूक्लियस है कि नहीं, फिर एक सेल वाले हैं कि ज़्यादा सेल वाले, फिर हमने देखा कि मल्टीसेलुलर जो है उसके अंदर आपको पता है कि अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग टिश्यूज होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे प्लांट्स की बात करें तो वो फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, ठीक है। अब कौन से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस शो करते हैं? लगभग सारे ही करते होंगे, ठीक है। हम लोग करते हैं? नहीं करते। Among the multicellular organisms that cannot do photosynthesis, whether the skeleton is inside the body or around the body will mark another fundamental design. अब मल्टीसेलुलर में बात करें फोटोसिंथेसिस नहीं है, ठीक है कि नहीं वो। फिर स्केलेटन होता है, हड्डियाँ, कुछ के अंदर होती भी है कुछ के अंदर नहीं भी होती। अर्थवॉर्म जैसों में होती ही नहीं, हड्डी होती है अर्थवॉर्म नहीं होती। फिर स्केलेटन जो है इज इनसाइड द बॉडी और अराउंड द बॉडी। स्केलेटन अंदर है या बाहर? अराउंड द बॉडी है, अंदर। We can see that even in these few questions that we have asked, a hierarchy is developing that allows us to make classification. यानी कि ये जो चीज़ें हमने भी डिस्कस की, इनके आधार पे हमने देखा ना भी अलग अलग क्लासिफिकेशन तो हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोग बढ़ रहे हैं, प्राणियों को हम अलग तरीके से बांट सकते हैं। The more characteristics two species will have in common, the more closely they are. यानी कि ऐसे 2 कैरेक्टर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर 2 स्पीशीज के अंदर हैं, ठीक है। अब ये एक्स स्पीशीज है, वाई स्पीशीज, इन दोनों के अंदर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग अलग लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स लगभग सेम जैसे हैं। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के बहुत क्लोज रिलेटेड है, रिश्तेदार हैं एक दूसरे के। जैसे मैंने बीटल का एग्जांपल दिया ना हमने, अब बीटल जो नदी के उस पार थे और इस पार थे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेम ही होंगे ना, कैरेक्टरिस्टिक तो सेम ही होंगे। तो वो हैं एक दूसरे के रिलेटिव ही, लेकिन वो दोनों अलग अलग रहते हैं काफ़ी समय से। तो एवोल्यूशन के कारण भी काफ़ी बदलाव दोनों के अंदर आ चुका है, लेकिन है तो दोनों
एक ही प्रजाति के। ठीक है, तो यहाँ पर वही कहा गया है कि इनको हम बांट सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर पाए जाएं सेम, तो हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के रिलेटिव्स हैं। एंड द मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड द मोर रिसेंटली दे विल हैव हैड अ कॉमन नेचर। अगर वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हैं, यानी कि एक दूसरे की तरह दिखते मिलते जुलते कैरेक्टर्स उनके पास हैं, तो इसका मतलब इनके जो पूर्वज थे जिससे ये दो बने हैं वो भी काफी नजदीक होंगे, कि भी अभी की बात है, वरना क्या होता, इससे दो बने और इन दो से आगे दो बने। अब ये जो आगे वाले दो बने हैं इनके बीच में थोड़ा समानताएं कम मिलेंगी, पहले वाले दो के बीच में समानताएं ज्यादा मिलेंगी। अब तुम भाई बहन हो, तुम्हारे अंदर समानताएं ज्यादा मिलेंगी दो भाइयों के बीच में, क्योंकि तुम्हारे फादर मदर एक हैं, दो भाई हो तुम लोग, दोनों के बीच में बहुत सारी समानताएं मिलेंगी क्योंकि पापा मम्मी है। लेकिन दादा के और तुम्हारे अंदर थोड़ी समानताएं कम मिलेंगी क्योंकि एक गैप आ गया ना जनरेशन, पर दादा के और तुम्हारे अंदर में बिल्कुल कम मिलेंगी, होगा ना जनरेशन। तो इस तरीके से अगर हमने दोनों के बीच में समानता देखी, कुछ सिमिलरिटी देखी, इसका मतलब इनके जो जिनसे ये दोनों बने हैं वो भी अभी रिसेंटली सब कुछ हुआ है। क्या हुआ है? रिसेंटली, की बहुत कम समय पहले ही ऐसा हुआ है। An example will help you. A brother and a sister are closely related. They are common ancestors in the first generation before them, namely their parents. A girl and her first cousin are also related, but less than the girl and her brother. This is because cousins have common ancestors, their grandparents, in the second generation before them, not in the first one. We can now appreciate the classification of species is in fact a reflection of their evolutionary relation. अब सिंपल बात है, देखो तुम्हारे पापा और कितने भाई हैं? 4 भाई हैं, ठीक है। वो चारों लगभग एक दूसरे के कैरेक्टरिस्टिक उनके मिलते हों, क्योंकि वो चारों एक ही बाप की औलाद है, यानी कि तुम्हारे ग्रैंडफादर जो है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनके अंदर होंगे, चारों के अंदर। लेकिन उनके तुम्हारे जो चाचा और जो 4 लोग हैं, पप्पा और चाचा वगैरह मिला के, उन चारों के जो बच्चे हैं, यानी कि तुम और तुम्हारे कजिन्स भाई बहन, तुम सबके अंदर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कुछ कुछ मिलेंगे लेकिन ज़्यादातर नहीं। लेकिन अगर उनके आगे आप चले जाओगे कमिंग जनरेशन के, तो उसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स सेम मिलेंगे नहीं, बहुत कम मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे। तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है। तो रिलेशनशिप का हमें क्लोजनेस का कब पता लगता है? जब दो लोगों के बीच में सेम कैरेक्टर्स हों, तो हम देख सकते हैं भी ये दोनों कहाँ से आए हैं, वहाँ से आए हैं, तो ये नियर बाय की बात है, कल की बात है, समझ लो। We can thus build up small groups of species with recent common ancestors, then super groups। तो पहले हम क्या कर सकते हैं? छोटे छोटे ग्रुप्स बना सकते हैं स्पीशीज के जिनके रीसेंट कॉमन एंसेस्टर्स हो। एंसेस्टर मतलब उनके पूर्वजों की कॉमन पूर्वज हो उनके। फिर उसके बाद सुपर ग्रुप्स ऑफ दीज ग्रुप्स विद मोर डिस्टेंस कॉमन एंसेस्टर, फिर दूर के एंसेस्टर्स निकाल सकते हैं। पहले हमने क्या निकाला? ये दोनों सेम है, तो इनके एंसेस्टर कौन है? वो रहा। फिर उनके एंसेस्टर कौन है? वो रहे। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इन थियरी वी कैन कीप गोइंग बैकवर्ड लाइक दिस अंटिल वी कम टू द नोशन ऑफ अ सिंगल स्पीशीज एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द एवोल्यूशन टाइम। तो इस तरीके से हम जब पीछे जाएंगे ना, तो हमें पता लगेगा कि ये सब चीज़ें कहाँ से बनी हैं? एक ही चीज़ से बनी है। If that is the case, then at some point in the history of the earth, non-living material must have given rise to life। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर हम पीछे जाएंगे इतिहास में, हिस्ट्री में, तो हमें पता लगेगा कि कोई नॉन लिविंग मटीरियल जो है उसी से जीवन शुरू हुआ है। There are many theories about how this might have happened. It would be interesting to come up with theories of your own। तो इसके लिए बहुत सारी theories हैं और अपने हिसाब से भी आप theories को बना सकते हो, यानी कि अगर आप इसके पर थोड़ा पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। तो ये था हमारा वीडियो आज का। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ।